सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के चौथे अध्याय राम का वनगमन। अध्याय 3 के भाग 7 में हमने देखा था, जाना था कि किस प्रकार के कई राजा दशरथ को अपने विचारों में उलझाती है और वचन का आसरा देकर के राजा दशरथ को मजबूर करती है राम को वनवास देने के लिए और भरत को राजगद्दी देने के लिए। अब राजा अपने वचनों में गिर करके निर्णय लेते हैं और राम का वनगमन होता है। वनगमन की प्रक्रिया किस प्रकार पूरे नगर में सब लोगों के मन में ये विचार फैलता है और सारी की सारी खुशियों पर किस प्रकार दुख के बादल छा जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी कि रात भर में जब एक दिन पहले जब ये बात हुई थी कि राजा दशरथ ने निर्णय लिया था कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और उसकी राज्याभिषेक की खुशियां और राज्याभिषेक की तैयारियां पूरे नगर ने शुरू कर दी और सारे नगर के अंदर चारों तरफ यही माहौल था और यही विचार थे कि कल राजा राम बनने वाले हैं। तो ये खुशियां मंथरा को जब पता चली तो मंथरा ने अपने कुविचार कैकेयी के साथ साझा किए और कैकेयी के मन में जो अच्छाई थी उसी अच्छाई को मंथरा नष्ट करके उसके अंदर अपने कुटिल विचार प्रदान करके राजा दशरथ को मजबूर करने के लिए कहती है कि तुम्हारे बेटे के साथ और तुम्हारे साथ अहित होने जा रहा है, तो तुम राजा दशरथ से, जो राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए हैं, उन 2 वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र के लिए तुम राजगद्दी मांग लो। इसी बात पे फिर राजा दशरथ जब रानियों को सूचना देने जाते हैं कि कल अपने पुत्र का राज्याभिषेक होगा और उसी राज्याभिषेक में हमें सबको दरबार में उपस्थित होना है। इसी खुशखबरी को लेकर जब वो अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास जाते हैं तो कैकेयी कई तरह के नाटक करती है और अपनी बीमारी का बहाना बताकर राजा को वचनों में लेती है और वचनों में लेने के बाद उस ऐसे घटनाक्रम में ले जाती है बात को कि राजा मजबूर होकर के उसकी बात को मानना पड़ता है। और जो घटना घटती है कोप भवन में, वो बाहर पूरे नगर में, पूरे राजभवन में, पूरे रनिवास में किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे कि फिर भी सारी रात सभी लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारियां में लगे हुए थे, अपना अपना कार्य कर रहे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ ने उन्हें समझाते हुए कई प्रयास किए। राजा दशरथ ने रानी के जिद को कहा कि ऐसा जिद मत करो, अनर्थ हो जाएगा, पूरे नगरवासी अपने ऊपर थूकेंगे, कहेंगे कि राजा ने अन्याय किया है बड़े पुत्र के साथ, राज बड़े पुत्र को मिलना चाहिए, जबकि बड़े पुत्र को तो राज छोड़ो वनवास दिया जा रहा है और छोटे पुत्र को राजा बनाया जा रहा है। ऐसा अनर्थ मत करो, मुझे ऐसे अनर्थ करने के लिए मजबूर मत करो। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारियां करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। पूरा का पूरा नगर राम के राज्याभिषेक में लगा हुआ था और पूरे नगर में क्या चारों तरफ खुशियों का माहौल था। जो अपने राजगुरु थे गुरु वशिष्ठ, उनकी भी आंखों में नींद नहीं थी, वो भी राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थे। आखिर राम का राज्याभिषेक का दिन आ ही गया था। दिन चढ़ने लगा, पूरी रात गुजर गई और दिन सुबह सूर्य उगने लगा। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी का प्रतीक्षा में था कि रात चली गई, दिन उगने ही वाला था। जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी, वैसे वैसे जैसे उजाला हो रहा था, वैसे वैसे लोगों के मन में और चहल पहल, लोगों के मन में खुशियां और लोगों के मन में खुशी का आकर्षण बढ़ रहा था। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में कि हर व्यक्ति राम के राज्याभिषेक के देखते, राज्याभिषेक होते हुए वो पल महसूस करना चाहता था, उस घड़ी को अपने जीवन में साझा करना चाहता था। महामंत्री सुमंत्र, राजा दशरथ के महामंत्री का नाम था सुमंत्र। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, उनके मन में थोड़ा उनका धीर गंभीर भाव हो रहा था। उनको
कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा था या अच्छा सा एहसास नहीं हो रहा था। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से महाराज किसी को देखा नहीं था, महाराज को किसी ने देखा नहीं था कि दोनों आप पास में आए। महामंत्री ने कहा कि गुरुवर, राजा दशरथ कल शाम से किसी को भी दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि कोई न कोई कारण हो। वो अपना जो असहज वाला भाव है वो महर्षि वशिष्ठ के साथ साझा कर रहे हैं। पिछली शाम से महाराज को किसी ने देखा नहीं था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था था कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग सोच रहे थे कि महाराज राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए थे, इसीलिए व्यस्त होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। महर्षि ने सुमंत्र को महामंत्री को कहा कि मंत्री आप जाइए, तुरंत राजभवन जाइए और राजन की सूचना दीजिए कि राजन कहाँ है या कहाँ व्यस्त है, क्या कारण है, क्या देरी वापस राज दरबार में आने में या राज दरबारियों के लिए अपनी सेवा देने में राजा को क्या विलंब हो रहा है या क्या विघ्न आ रहा है उसमें। तो सुमंत्र ने राजा भवन महर्षि विश्वामित्र ने सुमंत्र को राजभवन भेज दिया। समय तेज गति से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे कि सारी तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी थी। राम का राज्याभिषेक, पूरा दरबार लग चुका था, सारे दरबारी राजा दशरथ का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र आप जाइए और राजा को तत्काल बुला के लाइए। राजा कहाँ व्यस्त है या राजा कहाँ रह गए, जाकर के तुरंत राजा को राज दरबार में बुला के लाइए। सुमंत्र तुरंत राजमहल पहुंचते हैं, कैकई के महल। महामंत्री सुमंत्र को पता था कि सबसे पहले राजा अगर गए होंगे तो रानी कैकई के निवास स्थल में होंगे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। उनके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, कि जैसे भी जो पारिवारिक माहौल होता है उसके अंदर अगर कुछ अनर्थ होने वाला होता है तो एक सिक्स सेंस जैसी चीज़ होती है जो इंसान को पहले से ही बता देती है कि कुछ असामाजिक घटने वाला है या कुछ अपने जीवन में अनैतिक घटने वाला है। इसी प्रकार महामंत्री सुमंत्र को भी एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं या फिर धीर गंभीर अवस्था में वहां पर थे, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भागते हुए कैकई ने कहा। जैसे ही सुमंत्र महल के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि राजा दशरथ, तो सब लोग उधर इंतजार कर रहे हैं दरबार में और राजा दशरथ आराम से पलंग पर पौधे हुए हैं। देखा तो कैकई की नजर पड़ी महामंत्री सुमंत्र पे, तो कैकई ने कहा कि महामंत्री कुछ न कुछ अनुचित सोच रहे हैं, दाव खेले दे। तो कैकई ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। कैकई ने झट से बोल दिया, राजा दशरथ से पहले ही सुमंत्र को कह दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजन, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में, महाराज राम के राज्याभिषेक के उत्साह में पूरी रात जागे थे। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते थे। कैकई कह रही कि राजन को आने में इसलिए देरी हो रही क्योंकि वो राम से बात करना चाहते हैं कुछ, और पूरी रात राज्याभिषेक के उत्साह में जागे थे, इसीलिए उनकी थोड़ी ऐसी स्थिति हो गई, कुछ उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया। अपनी जो निजी बात है उसे दबाते हुए वो राज्याभिषेक की बात को बीच में ला करके एक अपना जो व्यक्तिगत जो समन्वय उसने बनाया था, व्यक्तिगत जो घटनाक्रम हुआ था उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। सुमंत्र ने महारानी कैकई से पूछा कि जी महारानी, कैसी बात, मुझे बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं जानती अपने मन की बात, वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। रानी ने झट से कह दिया, मंत्री जी मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो भी बात करनी है राजा अपने पुत्र से करेगा, आप उनके पुत्र को ले आइए यहाँ। राजा दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। राजा ने बहुत ही दीनहीन अवस्था में कहा कि जी बुला के लेके आइए राम को। ऐसी बिल्कुल दयनीय स्थिति में कहा कि हाँ कि राम को बुला के लाओ, क्योंकि क्षीण स्वर इसलिए था कि राजा मजबूर था, अगर वनवास दे तो भी राजा मरे और नहीं दे
तो भी राजा के वचन जाए, तो वचन खाली नहीं जाने चाहिए। इसलिए राजन बहुत ही ज्यादा दुविधाजनक स्थिति में गिर गए थे। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। सुमंत्र के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे कि ऐसा क्यों, राजा दशरथ अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। उत्साह में तो सभी लोग थे, फिर भी सभी लोग अभी उत्साहित रूप से दरबार में उपस्थित हैं, लेकिन राजन इतने दयनीय स्थिति में, इतनी गंभीर स्थिति में क्यों है। रानी क्यों बोल रही है, राजा क्यों नहीं बोल रहे हैं, पुत्र से क्या बात करनी है। कई तरह के उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो टालते रहे कि ऐसी शुभ घड़ी आने वाली है, मन में कुछ भी अशुभ विचार लाए तो हो सकता है कोई अशुभ घटना हो सकती है। इसलिए सुमंत्र ने अपने मन को मनाते हुए अपने मन में जो विचार आ रहे थे, जो आशंकाएं प्रकट हो रही थी, उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। राम का जो निवास स्थल था, रानियां, दासियां और उनके जो सेवक थे, सभी लोग वहां पे मौजूद थे। राम को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे थे राजा बनने की, और राम को कह रहे थे कि आप बहुत जल्द हमारे राजा बनने वाले हो। उनको अग्रिम शुभकामनाएं देने और उनको राज्याभिषेक की तैयारियां और राज्याभिषेक के लिए तैयार करने के लिए उनके सारे सेवक और उनकी सारी माताएं वहां पर इकट्ठी हुई थी और वहां पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी मौजूद थे। भवन को सजाया गया था, उनका जो निवास स्थल था उसे बहुत ही अच्छा सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी कि पूरा का पूरा जो राजा दशरथ का राजभवन था वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखने योग्य था। उसकी चमक दमक थी जो देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल और बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था। जैसे ही महामंत्री सुमंत्र आए तो उनको देख करके लोगों के मन में और कोलाहल बढ़ गया और विचार बढ़ गए। लोग और बातें करने लगे कि महामंत्री सुमंत्र आए हैं राम को लेने के लिए। अब वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी में राम के राज्याभिषेक होने का जो कार्य क्रियान्वित किया जाएगा वो पूर्ण होगा, और महामंत्री सुमंत्र राम को लेने आए हैं दरबार के लिए। उनके सबके मन में इसी बात का विचार उत्पन्न हो रहा था कि अब राम को फ्री कर दिया जाए यहाँ से, और राम को राज्याभिषेक के लिए जो देरी हो रही है उसमें विघ्न पड़ रहा है। जो भी भीड़ है, जो भी विचार है, जो भी कोलाहल हो रहा है, इस सब को खत्म करके राम को महामंत्री सुमंत्र के साथ भेजा जाए। अगले पार्ट में, अगले टॉपिक में, अगले जो अपना चरण है उसमें जानेंगे कि किस प्रकार राम राजा दशरथ के सामने जाते हैं और वहां पर रानी कैकेयी के क्या विचार होते हैं, और महाराज दशरथ राम से क्या कहते हैं, और राम अपने पिता की बिना कहे बात को समझकर अपना क्या निर्णय लेते हैं और क्या कदम उठाते हैं, और इस जो पाठ का जो शीर्षक है वो किस प्रकार सफल होता है, इसके बारे में बात करेंगे अगले चरण में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।